तनोतना सदाशिवम। धर्म समीक्षा चैनल के एक दर्शक के अनुरोध पर कथित रूप से केरल में प्रचलित 19वीं शताब्दी की एक प्रथा, मूलाकर प्रथा, अर्थात स्त्रियों को स्तन ढकने के एवज में कर देना पड़ता था, ऐसा जो एक प्रथा का नाम लेकर प्रचारित किया गया, उस पर मैंने अध्ययन करना शुरू किया। पता चला था कि 19वीं सदी में केरल के त्रावणकोर में शासन काल में निम्न जाति नायर की महिलाओं को कमर से ऊपर बदन ढकने के लिए कर देना पड़ता था। एक शॉर्ट फिल्म निर्माता योगेश पगारे ने इस पे 14 मिनट की लगभग एक फिल्म भी बनाई है और उसमें जो मुख्य पात्र है वो नांगेली नाम की एक महिला को रखा गया है और जिसके द्वारा अपने स्तन ही काट कर दे देने की बात कही गई है कि भाई ना रहेगा स्तन ना देना पड़ेगा कर, और हम गरीब लोग ये कर नहीं चुका सकते, तो फिर इससे अच्छा है कि हम अपना स्तन ही दे दें। और फिर स्तन कट जाने के बाद खून बहुत सारा बह जाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका पति उसकी चिता में उसके साथ जल गया। तो इस तरह इस घटना को सामंतवादी सोच का मतलब एक घिनौना स्वरूप कहकर प्रस्तुत किया गया। उच्च वर्णा लोग हैं, उन लोगों ने निम्न वर्णा लोगों पर बहुत अत्याचार किए, बहुत तकलीफ़ें दी और इस व्यवस्था पर प्रहार होना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा और इसका अध्ययन किया कि भाई क्या ये घटना सही है, क्या ऐसा कभी हुआ है। तो उस संदर्भ में हमें BBC का वो आर्टिकल मिला जिसने पहली बार इस घटना को प्रकाशित किया था। दिव्यार के हवाले से 12 मई 2016 को BBC में ये लिखा गया, केरल के इतिहास के पन्नों में छिपी ये लगभग 150 साल पुरानी कहानी उस समय की है जब केरल के बड़े भाग में त्रावणकोर के राजा का शासन। जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी थी और निचली जातियों की महिलाओं को उनके स्तन ना ढकने का आदेश था। उल्लंघन करने पर उन्हें ब्रेस्ट टैक्स यानी स्तन कर देना पड़ता था। दिव्यार ने उस रिपोर्ट में लिखा कि डॉक्टर शिबा के मुताबिक इसके पीछे सोच थी कि अपने से ऊंची जात के आदमी के सामने औरतों को अपने स्तन नहीं ढकने चाहिए। वो बताती हैं कि ऊंची जात की औरतों को भी मंदिर में अपने सीने का कपड़ा हटा देना होता था, पर निचली जात की औरतों के सामने सभी मर्द ऊंची जात के ही थे, तो उनके पास स्तन ना ढकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बीच एडवा जात की एक महिला नंगेली ने इस कर को दिए बगैर अपने स्तन ढकने का फैसला कर लिया। केरल के चेरथला में अब भी इलाके के बुजुर्ग उस जगह का पता बता देते हैं जहां नांगेली रहती थी। ऑटो चलाने वाले मोहन नारायण हमें वो जगह दिखाने साथ चल पड़े। उन्होंने बताया, कर मांगने आए अधिकारी ने जब नंगेली की बात को नहीं माना तो नंगेली ने अपने स्तन खुद काटकर उसके सामने रख दिए, लेकिन इस साहस के बाद खून ज़्यादा बहने से नंगेली की मौत हो गई। बताया जाता है कि नंगेली के दाह संस्कार के दौरान उसके पति ने भी अग्नि में कूदकर जान दे दी थी। नंगेली के याद में उस जगह का नाम मुलच्छीपुरम यानी स्तन का स्थान रख दिया गया है, पर समय के साथ अब वहां से नंगेली का परिवार चला गया है और साथ ही इलाके का नाम भी बदलकर मनोरमा जंक्शन पड़ गया है। बहुत कोशिशों के बाद वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर रह रहे नंगेली के पड़पोते मणियन बेलू का पता मिला और फिर वो लिखती हैं कि हम उनसे मिले। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि सारी औरतों के लिए कदम उठाया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि राजा को ये कर वापस लेना पड़ा। लेकिन इतिहासकार डॉक्टर शिबा ये भी कहते हैं कि इतिहास की किताबों में नंगेली के बारे में इतनी कम पड़ताल की गई है कि उनके विरोध में और कर वापसी में सीधा रिश्ता कायम करना बहुत मुश्किल है। ये बात दिव्या आर्य लिखती हैं। विकिपीडिया में नांगेली से संबंधित जो जानकारी मिली उसके अनुसार नांगेली की काल्पनिक कहानी भारत में त्रावणकोर की तत्कालीन रियासत के चेरथला में 19वीं सदी की शुरुआत में रहने वाली एक एझावा महिला को दर्शाती है और माना जाता है कि उसने स्तन पर कर के विरोध में अपने स्तनों को काट दिया था। ध्यान देने की बात है, विकिपीडिया लिख रहा है कि भाई ये काल्पनिक कहानी है। एक गांव की कहानी के रूप में देखे जाने पर किसी भी ऐतिहासिक अभिलेख में इसका उल्लेख नहीं है। इस विषय पर 2016 के BBC लेख के प्रकाशन के बाद से इसे बहुत ध्यान आकर्षित किया। अब ये जो दंत कथा है, विकिपीडिया के अनुसार, किंवदंती के अनुसार नंगेली और उनके पति चिरुकंदन एझावा जाति के थे और ताड़ी निकालने वाले थे और 19वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में त्रावणकोर के
प्रवथियार अर्थात ग्राम अधिकारी नांगेली के घर में उसके स्तनों का सर्वेक्षण करने और स्तन एकत्र करने के लिए आए थे। नांगेली ने उत्पीड़न के खिलाफ विद्रोह किया। उसके स्तनों को काटकर केले के पत्ते में अपने सामने पेश करना था। खून की कमी से उसकी जल्दी ही मृत्यु हो गई और उनके पति चिरुकंदन उनके कटे फटे शरीर को देखकर दुख से उबर गए और उनकी चिता में कूद गए। दंपति निसंतान थे। दिव्या आर्य लिखती हैं कि वो उनके परपोते से मिली। विकिपीडिया पर लिखा गया है कि ये दोनों निसंतान थे। अब इसके संबंध में जो ऐतिहासिक बात है कि भाई इतिहास इसके बारे में क्या कहता है, तो कहानी भारत के किसी भी ऐतिहासिक खाते में मान्यता प्राप्त नहीं है। इतिहासकार मनु एस पिल्लई कहते हैं कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के पास क्रमशः तालक्करम और मुलक्करम नामक मतदान कर था। इसके नाम के विपरीत स्तन कर एक मिथ्या नाम है। एक इतिहासकार जो केरल का इतिहासकार है वो कहता है कि भाई ये शब्द कुछ और हैं। शब्द कौन से हैं? तालक्करम और मुलक्करम। तो तालक्करम शब्द जो है वो पुरुषों पर आधारित कर व्यवस्था है और मुलक्करम स्त्रियों पर आधारित कर व्यवस्था है। एक बात ध्यान रखनी है, जो नायर जनजाति थी वो मात्र सत्तात्मक जनजाति तब भी थी, अब भी है। मुलक्करम महिला करदाताओं को पुरुषों से अलग करने के लिए एक शब्द था और टैक्स स्तन के आकार या उसके आकर्षण पर आधारित नहीं था, जैसा कि नंगेली के कहानीकार दावा करेंगे। लेकिन महिलाओं से एक मानक शुल्क लिया गया था। उस समय केरल में स्तन ढकने का फैशन नहीं था। ये बात दिव्या आर्य भी स्वीकार करती हैं कि ऊंची जाति की महिलाओं को भी मंदिरों में जाने पर अपने स्तन खुले रखने पड़ते थे। नैतिकता के विक्टोरियन मानकों ने दशकों बाद ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के माध्यम से समाज में प्रवेश किया, जिसके कारण निचली जाति के ऊपरी कपड़े पहनने के अधिकार के लिए बाद के वर्ग संघर्ष हुए। उनका मानना है कि नंगेली ने एक दमनकारी कर व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया हो सकता है जो सभी निचली जातियों पर लगाया गया था। जब नंगेली खड़े हुए, एक प्रतिगामी कर प्रणाली द्वारा गरीबी के चरम तक निचोड़ा गया, तो यह बड़ी पीड़ा के बारे में दिया गया बयान था, सामाजिक व्यवस्था का ही अन्याय था। अर्थात नंगेली उन जनजातियों में से भी कोई समूह रहा होगा, जिस तरह हम भारतवासी, मनोज कुमार की एक फिल्म देखी होगी जिसमें मनोज कुमार का नाम भारत रखा गया है। तो जब कोई लोक कथा तैयार की जाती है तो किसी समुदाय विशेष को, देश विशेष को एक मानवीकरण करके उसको एक पात्र के रूप में खड़ा कर दिया जाता है। जैसे कि स्वतंत्रता के काल में भारत माता को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ चित्रित करके क्रांतिकारी लोग रखा करते थे अपने साथ। तो अब इसका मतलब कोई महिला नहीं थी, वो पूरे भारत की एक समग्र काल्पनिक अवस्था थी और जिसमें एक भारत को महिला के रूप में चित्रित किया गया था। उसी तरह नंगेली भी कोई ऐतिहासिक महिला नहीं हुई, ये इतिहास सिद्ध करता है। ये मनु एस पिल्लई इतिहासकार हैं। लेकिन फिर भी नंगेली नाम की एक महिला को नंगा स्तन कटी हुई महिला के रूप में चित्रित करके गंदी मानसिकता वाले लोगों ने एक जनजातीय महिला को अपमानित करने का काम किया। अब जरा थोड़ा सा तथ्यों पर विचार कर लीजिए। इतिहास की दृष्टि से नंगेली नाम की कोई महिला हुई ही नहीं। नंगेली एक समुदाय था, ऐसा एस पिल्लई जो हिस्टोरियन हैं वो कह रहे हैं कि नंगेली एक समुदाय था जिसने तत्कालीन कर व्यवस्था से पीड़ित होकर कोई विद्रोह किया और उस नंगेली के विद्रोह को मतलब मानवीकरण करके एक स्त्री के रूप में डाल दिया गया। अब जो सबसे प्रमुख बात है इस पूरे मामले में, किस बात को अस्मिता का आधार बनाया गया है, मान सम्मान का प्रतीक बनाकर, और उसको ऊंची नीची जात में बांटने का प्रयास किया गया, उसको समझने की ज़रूरत है। जनजाति अर्थात वनवासी लोग, तो नायर एक जनजाति है। नायर वर्णाश्रम व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। अब आप कह दीजिए कि उसमें पुजारी थे, उसमें राजा था, उसमें सैनिक थे, तो मैं पूछता हूँ कि आज भी जनजातियाँ पूरे विश्व में विभिन्न स्थानों पर मिलती हैं।
विभिन्न स्थानों पर मिलने वाली जनजातियों में अभी भी आजीवन नग्न रहने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। आज समाज बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन जनजातियों में नग्न रहने की प्रथा तब भी थी, जनजातियों में नग्न रहने की प्रथा आज भी है। विभिन्न जनजातियां छत्तीसगढ़, मेघालय, ऐसे बहुत सारे स्थान आज भी हैं जहां एक विशेष तरीके के उनके नियम कानून हैं, उनका अपना एक प्रशासन है, उनका अपना एक पुजारी है। लेकिन ध्यान रखना, वो पुजारी ब्राह्मण नहीं है, वो वैदिक ब्राह्मण की व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता। उनका जो राजा है वो मनुवाद के अंतर्गत नहीं आता, जिसको उसको राजा की तरह प्रस्तुत कर दिया जाता है। वो एक मल्टीपर्पज समाज है, एक व्यक्तिगत समाज है, और जिसको शेष दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। उनके विभिन्न ऐसी परंपराएं हैं जिनको आज आप अपने दृष्टिकोण से जब व्याख्यायित करने की कोशिश करेंगे तो बात गड़बड़ा जाएगी, और ना ही वो अपनी उन परंपराओं से डिगना चाहते हैं। अभी भी अंडमान निकोबार जैसे द्वीप समूहों में ऐसी जातियां हैं, ऐसी जनजातियां हैं। किसी दलित चिंतक की दम है कि वो वहां जाकर उन लोगों को शिक्षित करे। केरल जनजातियों का ही प्रदेश था। ध्यान देना, ये जो घटना बताई जाती है 19वीं शताब्दी की बताई जाती है। आज आप 2022 में यदि बैठे हैं तो आप कल्पना कीजिए 1857 के समय वहाँ की क्या स्थिति होगी। जो स्थिति आज है, भारत को 70 साल की स्वतंत्रता मिलने के बाद जो जितना विकास किया गया, जितना पर्यटन मंत्रालय ने, संस्कृति मंत्रालय ने, जनजाति मंत्रालय ने जितने प्रयास किए हैं, तो 19वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी के बीच अगर हम 1857 से ही गिन लेते हैं कि भाई अंग्रेज़ों ने उन्हें ये कहा कि तुम अगर हमारे पक्ष में आ जाओ या इनसे लड़ाई करो तो हम ये कर समाप्त कर देंगे। तो ये एक तरह से अंग्रेज़ों ने जनजातियों के अस्मिता का हनन किया या नहीं किया, ये बड़ा प्रश्न है। और क्या आज की संवैधानिक व्यवस्था जनजातियों के व्यक्तिगत रीति रिवाजों को, जो कि आपके सभ्य समाज के अनुकूल नहीं है, क्या उनको सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए प्रयासरत नहीं है? क्या मेघालय में विभिन्न जनजातियां ऐसी नहीं हैं जहां आज भी बहुपति विवाह है, मातृसत्तात्मक परिवार? नायर जात भी मातृसत्तात्मक जनजाति है, मेघालय की जनजातियां मातृसत्तात्मक हैं, जहां एक पति को विवाह करने के बाद पत्नी के यहाँ रहना पड़ता है। क्या ये वैदिक व्यवस्था का हिस्सा है? आखिर कौन सा ऐसा तर्क है इस कहानी में? वो महिला काल्पनिक है, और यदि वो मान लिया कि महिला है ही, तो जिस समाज में स्तन ना ढकना ही परंपरा हो उनकी, जबकि ये स्वीकार किया जा रहा है कि जो ऊंची जात की महिलाएं थी वो भी मंदिरों में जाकर नंगी ही जाती थी। और क्या आज विभिन्न जनजातियां ऐसी नहीं हैं जो बिना स्तन ढके रहती हैं? क्या उनको सबको शोषित मान लिया जाए? क्या कोई ऐसा महान दलित चिंतक है जो वहाँ जाएगा, उन लोगों के रिचुअल्स को परिवर्तित करने का प्रयास करेगा? है, अभी तुम्हारे भारत में है, क्यों नहीं जाकर वहाँ सबको संभाल लेते? क्या उनके यहाँ मनु का संविधान चलता है? क्या यहाँ उनके यहाँ जो पूजन पाठ होता है वो वैदिकी व्यवस्थाएं हैं? दरअसल जानबूझकर मनुवाद का विरोध करने के चक्कर में इतने अंधे हो गए ये दलित लोग, जनजातियों की महिलाओं को नंगा करके चित्रित कर दिया और समाज में फैला दिया। दलित महिलाओं का अपमान जिस बड़े पैमाने पर किया, कुछ समय पहले आप नेट पर सर्च करेंगे तो एक ब्रिटिश पत्रकार किसी आदिवासी समूह में उनकी स्त्रियों के नृत्य का उसने वीडियो बनाया। चूँकि वहाँ महिलाएं सारी नग्न ही रहती हैं, तो उसने वो नग्न वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया। आप जानते हैं उसे जनजातियों के संदर्भ में बने वैश्विक कानूनों के अंतर्गत सजा मिली। इन दलितों ने जो जनजातियों का अपमान किया, इन दलितों ने जो नायर जनजाति की प्राचीन परंपरा का अपमान किया, ये कहकर कि भाई ये दलितों पर गलत टैक्स चुकाया गया, क्या इस अपमान के लिए इन लोगों पर मुकदमा होना चाहिए कि नहीं? यदि कोई कहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या भारत सरकार इस बात का आर्डर देती है कि जो जनजातियां हैं उनकी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, परंपरागत रूप से उनके जो रीति रिवाज हैं,
उन्हें बदलना जरूरी है, जबकि भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से इस बात की व्याख्या की गई है कि परंपराएं हैं उनका संरक्षण किया जाना चाहिए। और क्या वो जनजातियां जो नग्न रहने में ही अपने आप को अच्छा महसूस करती हैं, क्या वो स्वयं इस बात के लिए तैयार हैं? क्या हम सबको अपनी मान्यता सबके ऊपर थोपने के लिए हैं? क्या हमारा संविधान इस तरह का आदेश देता है कि भाई हम अपनी सोच, अपनी समझ और अपने विचार किसी दूसरे समुदाय पर थोप दें? ध्यान देना, भारत ही नहीं विश्व में सैकड़ों वनवासी समुदाय हैं जिनकी अपनी स्वतंत्र परंपराएं हैं। कहीं स्त्रियां पुरुषों से मार खा के ही प्रसन्नता महसूस करती हैं, और क्या उन स्त्रियों को पुरुषों द्वारा शोषित और प्रताड़ित माना जाएगा? और यदि माना जाएगा तो ऐसी विभिन्न जातियां हैं, जैसे इथियोपिया की कुछ जातियां हैं जिनके रहने सहने का तरीका आपको बड़ा अमानवीय लग सकता है। तो क्या उन जनजातियों के लोग भी उसे अमानवीय मानते हैं? क्या वो स्त्रियां चाहती हैं कि वो उन्हें छोड़कर अभी सभ्य समाज में आ जाएं? क्या किसी ऐसे समाज सुधारक की दम है जो वहां जाकर उन्हें यह समझाए कि भाई तुम्हारा शोषण हो रहा है? भारत में इतनी खतरनाक साजिश की गई और जिसमें हमेशा दलितों ने दलित को ही अपना हथियार बनाया। दलित समाज ने भारत के जनजाति आदिवासी समूहों का इतना विकृत प्रदर्शन भारत के गली चौराहों पर किया है नंगेली के नाम पर, जो इन्हें पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। और कायदे से ऐसे लोगों पर जनजातियों के व्यक्तिगत रीति रिवाजों और सांस्कृतिक मान मर्यादाओं का अपमान करने का मुकदमा होना चाहिए। तनोतना सदाशिवम।